हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं मानवी चौधरी और आज हम पढ़ेंगे आपकी 8th क्लास का 13th चैप्टर जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है, ये ऊर्जा क्या करती है? ये जो हमारी श्रव्य जो संवेदना है उसको जागृत करती है। श्रव्य संवेदना को जागृत करती है। श्रव्य संवेदना को जागृत करने का मतलब क्या है? श्रव्य का मतलब होता है सुनना। श्रव्य का मतलब होता है सुनना, यानी ध्वनि क्या करती है? हमारे जो सुनने की जो संवेदना है उसको जागृत करती है। तो जब ध्वनि हमारे कान तक पहुंचती है, पहुंचने के बाद क्या करती है? हमारी सुनने की जो क्षमता है उसको क्या करती है? जागृत कर देती है। एक एग्जांपल देखिएगा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके कान के अंदर हम अगर टॉर्च मारें यानी प्रकाश मारें तो क्या उसे कुछ सुनाई देगा? नहीं। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि वो तो प्रकाश है, वो कोई ध्वनि थोड़ी है। कान क्या करते हैं? सुनने के लिए यानी श्रव्य संवेदना के लिए होते हैं, ठीक है। और ध्वनि जब कानों तक पहुंचती है तो वो क्या करती है? हमारी श्रव्य संवेदना को जागृत कर देती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो ये ध्वनि है ये उत्पन्न कैसे होती है ना? ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि कैसे बनती है? यार ध्वनि बनती है वस्तुओं के कंपन से। वस्तुओं के कंपन से। जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो वो क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है। कोई भी वस्तु में जब कभी भी कंपन होता है, इवन जब मैं बोल रही हूँ तो मेरे जो वाक तंतु है वो जो क्या करते हैं, उनमें क्या होता है? कंपन होता है। इसी कारण आवाज़ निकलती है, ठीक है। मनुष्य की कैसे बोलता है, कैसे मनुष्य को सुनाई देता है और कैसे मनुष्य ध्वनि उत्पन्न करता है, इसके बारे में हम इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले एक छोटी सी चीज़ देखिएगा कि ध्वनि है वो किस माध्यम में संचरण करती है। मतलब ध्वनि को संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी संचरण के लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए, आगे पहुंचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये माध्यम कौन सा हो सकता है? ये ठोस हो सकता है यानी सॉलिड हो सकता है, द्रव हो सकता है यानी लिक्विड हो सकता है, या गैस हो सकता है। इन तीनों माध्यमों के अंदर जो ध्वनि है वो क्या करती है? संचरण कर सकती है, ठीक है। अब इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य, सबसे पहले हम देखेंगे कि मनुष्य को सुनाई कैसे देता है। यानी आवाज़ पहले हमारे कान तक पहुंचती है, कान से आगे कहाँ जाती है? एक नलिका के थ्रू किस तक पहुंचती है? कर्णपटय तक पहुंचती है। और उसके बाद में कहाँ जाती है? अंतःकरण में। और उससे आगे हमारे मस्तिष्क तक संदेश पहुंचाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो मनुष्य है वो आवाज़ या ध्वनि कैसे उत्पन्न करता है। तो क्या होता है? हमारे अंदर क्या पाए जाते हैं? वाक तंतु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वाक तंतु पाए जाते हैं। और वो क्या करते हैं? कंपन करते हैं। और उनके कंपन करने से क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ देख लीजिएगा कि जो मनुष्य के अंदर जो वाक तंतुओं की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। यानी जो महिलाएं होती है और जो पुरुष होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो वाक तंतु पाए जाते हैं उनकी जो लंबाई है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। महिलाओं के अंदर तो कितनी होती है? लगभग 15 mm, लगभग 15 mm। और पुरुषों के अंदर कितनी होती है? लगभग 20 mm। वाक तंतुओं की जो लंबाई होती है वो महिलाओं में होती है लगभग 15 mm और पुरुषों के अंदर होती है लगभग 20 mm, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमें सुनाई कैसे देता है। आपको बोर्ड के ऊपर एक स्लाइड दिख रही होगी कान की, है ना। इसके अंदर क्या है? जो कान है
मतलब जो हमारा बाहर से जैसे हम कान को देखते हैं तो उसकी जो बाहरी जो आकृति है वो कैसी है, कीप की जैसी है, ठीक है। ध्वनि इसके अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। इसके बाद इसके अंदर से ध्वनि क्या होती है, एक नलिका से गुजरती है, ठीक है। जो छोटी सी ये पतली सी जो आपको नलिका दिख रही है, ध्वनि कान के अंदर प्रवेश करने के बाद इस नलिका में जाती है और इसका जो एक सिरा है, जो नलिका का जो सिरा जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहाँ पे क्या एक पतली सी झिल्ली है जिसे क्या कहते हैं, कर्ण पटक या ईयर ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण पटक, ठीक है। यहाँ पर पहुँचती है ध्वनि। और कर्ण पटक जो है वो एक तनित रबड़ की शीट की जैसे होता है, एक रबड़ की शीट के जैसा होता है, जो क्या करता है, ध्वनि के जो कंपन है वो कर्ण पटक को कंपित करते हैं। यानी जब ध्वनि हमारे कान के अंदर जब पहुंचती है तो क्या करती है, वो कर्ण पटक को कंपित करती है। और जो कर्ण पटक है कंपनों को आंतरिक कर्ण तक भेज देता है। कर्ण पटक क्या कर देता है, जो ध्वनि जो नलिका के थ्रू आई थी उसको क्या कर देता है, आगे अंतःकरण के अंदर यानी इनर ईयर के तक भेज देता है। और यहाँ से जो संकेत है वो कहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं, मस्तिष्क तक पहुँचा दिए जाते हैं, ठीक है। अब संदेश पहुँचा दिए कि मस्तिष्क तक, तो हम क्या करते हैं, जो आवाज़ आई है, जो ध्वनि आई है उसको आसानी से सुन पाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो था कि मनुष्य को सुनाई कैसे देता है। इसके बाद जो सेकंड स्लाइड आती है कि मनुष्य आवाज़ ध्वनि उत्पन्न कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिल्ली से बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, जो आपको स्लाइड के अंदर जो पिक्चर दिख रही है वाक तंतुओं की, ये क्या होता है, ये कंपित होते हैं। ये हमने देखा था कि जब कोई वस्तु कंपित होती है तो क्या करती है, वो ध्वनि को उत्पन्न करती है। तो मनुष्य के अंदर जो ये वाक तंतु पाए जाते हैं, जब हम सांस लेते हैं और मतलब जब फेफड़े वायु को बाहर निकालते हैं तो क्या होते हैं, ये वाक तंतु कंपित होते हैं और इससे क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु, इससे रिलेटेड एक दो और बात है, क्या है कि वाक तंतु जो है वो इनसे जो मांसपेशियां जुड़ी होती है वो क्या कर देती है, तंतुओं को ढीला कर सकती है, ठीक है। क्या कर देती है, तंतुओं को थोड़ा सा ढीला कर देती है। जब वाक तंतु तने हुए या पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार उस वाक ध्वनि से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है। यानी जब ये पतले होते हैं तो क्या होता है, आवाज़ अलग प्रकार की आती है। जब मोटे होते हैं या ढीले होते हैं तब क्या आती है, आवाज़ थोड़ी अलग प्रकार की आती है, ठीक है। और जो वाक तंतु जो है इसके अंदर आप देख रहे हो कि इसके अंदर दो युग्म पेशी होती है, दो युग्म पेशी तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपन। कंपन किसे कहते हैं, ये हमने देखा था कि ध्वनि कैसे उत्पन्न हो रही थी, जब किसी भी वस्तु के अंदर कंपन हो रहे थे तब ध्वनि उत्पन्न हो रही। तो कंपन किसे कहते हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे गति करना। यानी सपोज कीजिए कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई प्लेट है, अगर आपने उस पर जोर से झटका लगाया तो वो क्या होती है, कंपन करने लगती है ना। कंपन करती है तो क्या होता है कि वो वस्तु ऊपर नीचे होती है और क्या होती है, या फिर आगे पीछे होती है ना। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपन बोल देते हैं। यानी किसी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे गति करना क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आयाम की। आयाम किसे कहते हैं कि कंपित वस्तु द्वारा माध्य स्थिति से अधिकतम तय की गई दूरी। मतलब जब कोई वस्तु जब कंपन कर रही है तो वो अपनी जो उसकी जो स्थिति है, उसकी जो बीच की जो स्थिति है, पोजीशन है, उससे आगे जब कंपन करती हुई जब वो आगे जाती है, मतलब जो इतनी जो वो दूरी तय करती है उसको हम क्या बोल देते हैं, आयाम बोल देते हैं, ठीक है। एक चीज़ देखिएगा कि कंपन का आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता भी अधिक होगी। मतलब जितना ज़्यादा आयाम होगा उसकी प्रबलता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इस चीज़ को हम तब समझेंगे जब हम ध्वनि की प्रबलता को समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आवर्ती। आवर्ती किसे कहते हैं, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या। यानी प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या का मतलब क्या है, दोलन हम किसे कहते हैं कि किसी भी एक वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से एक
बिंदु तक दूर जाना और फिर पुनः उस तक लौटना। ठीक है, मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर पहले यहाँ गया और फिर वापस यहाँ आया और आगे गया, फिर वापस बीच में आ गया उसी पॉइंट पे, फिर आगे गया। मतलब ये क्या कर रहा है, ये दोलन कर रहा है। आपने देखा होगा कि जो वॉल वॉच जो होती है उनमें बहुत सारी होती है, उनमें क्या लगा होता है, पेंडुलम लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, और वो क्या करता है, लगातार कभी इधर जाता है कभी इधर आता है, लेकिन उसका जो बीच का जो मिड पॉइंट है उस पर वो उसके अनुसार वो यहाँ तक जितनी दूरी तय करता है और यहाँ तक जितनी दूरी तय करता है वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। यानी जितनी डिस्टेंस उसने कवर की है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दोलन बोलते हैं। तो जो आवृत्ति है वो क्या होती है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं हम, आवृत्ति। मतलब एक सेकंड के अंदर कितने दोलन हुए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, दोलन आवृत्ति बोलेंगे। आवृत्ति की अगर इकाई की बात करें तो वो कितनी होती है, उसे क्या कहते हैं हम, हर्ट्ज बोलते हैं। यानी जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, HZ से, हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, और मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाली जो ध्वनि है उतनी सुन सकता है। यानी 20,000 हर्ट्ज से अगर ध्वनि ज़्यादा हो जाए तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। ठीक है, और अगर 20 हर्ट्ज से कम हो तो वो हम नहीं सुन पाते। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक दोलन को पूरा करने में लगा समय। एक दोलन को पूरा करने में लगा समय का मतलब, दोलन हमने देखा था कि कोई वस्तु है वो अपने मिड पॉइंट से पहले इधर डायरेक्शन में जाएगी, फिर दूसरी उसकी अपोजिट डायरेक्शन मतलब उसकी विपरीत दिशा में जा रही है। यानी जब वो एक बार A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक आती है, कैसे, मान लीजिए कि ये वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ये वस्तु जब दोलन करेगी तो पहले क्या, मान लीजिए यहाँ तक पहुँची, यहाँ तक पहुँची, इसे हम लिख देते हैं A। यहाँ से कहाँ तक आई, इस पॉइंट तक आई, इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, A बोल दिया। और फिर दोलन करती हुई मिड पॉइंट से होती हुई कहाँ तक पहुँचेगी, इस पॉइंट तक पहुँचेगी, इसको हम क्या बोल देंगे, B। यानी जब ये पूरा इतना, ये जो इसने पाथ ये कवर किया, इतना जो रास्ता इसने पूरा कर लिया, तो उसको इस दोलन को पूरा करने में उसको जितना टाइम लगा है, जितना उसे टाइम लगा है उसे हम क्या बोल देंगे, आवर्तकाल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, आवर्तकाल। यानी एक दोलन को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तारतव। तारतव और प्रबलता ध्वनि के दो गुण हैं। क्या है, ध्वनि के दो गुण हैं। कौन कौन से, तारतव और प्रबलता। तारतव की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि ध्वनि हमें कितनी पतली, कितनी बारीक या कितनी मोटी सुनाई देती है वो किस पे डिपेंड करता है, वो तारतव पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी और जो तारतव है वो किस पे डिपेंड होता है, आवृत्ति पे डिपेंड होता है। मतलब आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी तारतव क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब तारतव जो है वो उतनी ही जो आवाज़ है वो बारीक होगी। जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी आवाज़ उतनी ज़्यादा बारीक होगी, और जितनी कम आवृत्ति होगी जो आवाज़ है वो उतनी ही मोटी होगी। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा गुण आता है ध्वनि का, उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ध्वनि की प्रबलता कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता से हम क्या समझते हैं कि ये ध्वनि की प्रबलता हमारे कानों की अपेक्षित संवेदनशीलता की माप है। यानी हमारे कान कितनी ध्वनि सुन सकते हैं उसका माप है क्या, ध्वनि की प्रबलता। और ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती है। यानी कंपन हमने देखे थे और आयाम हमने देखा था। आयाम क्या है कि किसी कंपित वस्तु द्वारा माध्य स्थिति से अधिकतम तय की गई दूरी क्या कहलाती है, आयाम कहलाती है। यानी जब कोई वस्तु
आयाम जब तय करती है, मतलब जितना वो दूरी तय कर लेगी, उसका जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा? प्रबलता के बराबर होगा। यानी कितनी तेज आवाज़ है उसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनि की प्रबलता बोलते हैं। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता का अगर मात्रक की हम बात करें तो वो कितना होता है? उसे क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं dB से। अगर कोई ध्वनि 80 dB से यानी 80 डेसिबल से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होती है? हानिकारक होती है। ठीक है, तो ये तो थी कुछ डेफिनेशंस। इसके बाद में हम बात करेंगे तरंगों की। क्यों? क्योंकि जो ध्वनि है वो किससे उत्पन्न होती है? तरंगों से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसकी 3 तरंगे हैं। कितनी तरंगे हैं? 3 तरंगे। अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे और प्राश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे और प्राश्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? कि जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिन तरंगों से उत्पन्न ध्वनि को मनुष्य द्वारा सुन सकते हैं। यानी श्रव्य तरंगे क्या होती है? जो श्रव्य का मतलब होता है सुनाई देना, यानी श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, और इन्हें कौन सुन सकता है? ये मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। इन्हें क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं। अब श्रव्य तरंगे कौन सी होती है? जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। अपश्रव्य तरंगे कौन सी होगी? जो 20 हर्ट्ज से कम होगी। ये हमने इसके अंदर देखा था आवर्ती के अंदर कि जो मनुष्य है वो कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की। तो इन ध्वनि तरंगों को हम क्या कह देते हैं? श्रव्य तरंगे। अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है तो उसको हम क्या कह देते हैं? अपश्रव्य तरंगे। प्राश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? जो 20,000 हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज जो आवृत्ति से ज़्यादा की जो ध्वनि तरंगे होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? प्राश्रव्य तरंगे होते हैं। और ये क्या है? ये मनुष्य नहीं सुन सकता, ये मनुष्य नहीं सुन सकता। और ना ही अपश्रव्य तरंगे जो है ये मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। ठीक है, अगर 20,000 से अधिक हर्ट्ज वाली ध्वनि तरंगे होगी तो वो क्या होगी? बहुत ज़्यादा हानिकारक होगी। और ये ध्वनि कौन सुन सकता है? ये जो चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ हो गए या जो कुत्ते होते हैं, ये क्या है? ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि है वो सुन सकते हैं। ठीक है, उनके जो कान है वो इनके लिए क्या होते हैं? इनके प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, ये तो थी कुछ परिभाषाएं। तो इसके बाद हम बात करेंगे ध्वनि प्रदूषण की, कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है? यानी वातावरण के अंदर जो अत्यधिक या अवांछित, यानी जो नॉर्मल जो वॉइस होती है, नॉर्मल जितनी हमारी आवाज़ होती है उससे ज़्यादा जो आवाज़ हो जाती है, जो अवांछित होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों को क्या कह देते हैं? ध्वनि प्रदूषण कह देते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है,
हम अगर अपने आसपास वातावरण के अंदर देखें, ध्वनि प्रदूषण किन किन चीज़ों से होता है। सबसे पहले जो यातायात के जो वाहन होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, है ना, वो क्या एक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। जब ट्रैफिक कहीं जाम हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है, हॉर्न की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, जो क्या है एक ध्वनि प्रदूषण का कारण है। इसके अलावा जो हम अपने घरों में अगर देखें तो किचन के अंदर हम कुछ ऐसे जो उपकरण हैं, कुछ ऐसे जो मशीनें उनका उपयोग करते हैं, जैसे जो मशीन वगैरह होगी या जो कूलर वगैरह हम घरों में यूज़ करते हैं, तो वो भी क्या एक ध्वनि प्रदूषण का कारण है ना। उसके अलावा दिवाली पे अगर हम देखते हैं जो पटाखे जलाते हैं, उससे भी क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ध्वनि प्रदूषण को हम कम कैसे जो ध्वनि प्रदूषण है वो हमारे लिए हानिकारक क्यों है, क्यों हानिकारक है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होने से क्या हो जाता है कि बहुत सारी बीमारियां लग जाती है। कैसी बीमारियां, कि बहुत से लोगों में हमने देखा है कि उनके हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की जो क्या होती है प्रॉब्लम होती है, वो किसके कारण होती है, वो ज़्यादा आवाज़ यानी ध्वनि प्रदूषण के कारण हो जाती है, ठीक है। बहुत से लोगों में अनिद्रा की जो बीमारी होती है, यानी बहुत से लोगों को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती, ध्वनि प्रदूषण भी इसका एक मुख्य कारण होता है, ठीक है। इसके बाद में तनाव होना, स्ट्रेस होना, ये भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। काम पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक है, वो भी किसके कारण होता है, ध्वनि प्रदूषण के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने की अगर हम बात करें तो ध्वनि प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं कि जो उद्योग है, यानी जो बड़ी जो मशीनें जहाँ चलती है, उद्योगों कारखानों में जो सामान बनाया जाता है, उन उद्योगों के अंदर जो मशीनें चलाई जाती है, उनको क्या करना चाहिए, जो आवासीय क्षेत्र यानी जहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक है, उस क्षेत्र से क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, यानी उन्हें दूर स्थापित करना चाहिए, ताकि क्या हो, जो उन मशीनों की वगैरह की जो आवाज़ें होती है वो हमारे आवासीय क्षेत्रों तक ना पहुँचे। और जो हॉर्न की जो प्रॉब्लम होती है, यानी जहाँ भी ट्रैफिक जाम हो जाए, हम देखते हैं कि लोग हॉर्न बहुत ज़्यादा बजाते हैं, यानी तो ये हमारी खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो टीवी हो गए, जो म्यूज़िक जो साउंड्स वगैरह है, उनकी आवाज़ भी क्या करनी चाहिए, कम रखनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, जो उनका रीज़न है ध्वनि प्रदूषण का, अगर उन सब पे हम कंट्रोल कर लेते हैं, उन सब पे हम नियंत्रित करते हैं, तो वही क्या हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण को, उनसे क्या किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़। थैंक यू।